Hello students, once again welcoming you all to this awesome platform of education that is MK Jain classes। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नेम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आ रहा है ना मज़ा? मज़ा आ रहा है ना जब से इम्यूनिटी के अंदर घुसे हैं हम लोग? मज़ा आ रहा है अपनी बॉडी के बारे में जान के कि हाँ भाई हमारी बॉडी भी दमखम रखती है, ऐसी थोड़ी इतना मैं बोल रही हूँ मेरे अंदर इतनी एयर जा रही है, लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर एंटरिंग, है ना। कहीं किसी ठेले पे खड़े हो गए हम लोग चाट खा रहे हैं, कहीं स्ट्रीट फूड हम नहीं छोड़ रहे, कितना कुछ हमारे आसपास चल रहा है ना, कितना कुछ अंदर जा रहा है हमारे। तो हम मरे तो नहीं, हम बीमार तो नहीं हुए, क्यों भाई? बॉडी के अंदर क्या है? इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी के बारे में हमेशा जानने में, पढ़ने में, बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो बेटा अभी हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बेटा जो हम लोगों ने पढ़ी थी, हमने बात की थी एलर्जी की। और एलर्जी के बाद हम लोगों ने किसकी बात की थी लास्ट में? हाँ, एलर्जीज़ की बात हुई थी। एलर्जीज़ के बाद बेटा अब अच्छा हमने कल बात की थी फिर ऑटो इम्यूनिटी की, है ना। अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें हमने बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़े थे। ल्यूपस पढ़ा हमने, है ना, मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा, ये वो सब हमने कल पढ़ लिए। तो उसमें बेटा ऑटो इम्यूनिटी का ही ये एक लेफ्ट ओवर आप कह लीजिए छोटा सा पोर्शन है जिसको हम पढ़ लेते हैं आज, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ट्रांसप्लांटेशन तो आप सबको पता है क्या होती है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब समझते हो ना? सपोज़ किसी की किडनी ख़राब हो गई, किडनी डैमेज हो गई, तो हम क्या करते हैं, किसी डोनर से हम किडनी ले लेते हैं। या कोई और किसी का लीवर सड़ गया है, डैमेज हो गया है, तो लीवर का एक पार्ट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। और भी हम कई बार क्या करते हैं, अपने ही ग्राफ्ट्स बॉडी के हम यूज़ करते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन का मीनिंग यू ऑल नो, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। हम क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, एक डोनर होता है और डोनर क्या करता है, जो डोनेट कर रहा है कोई चीज़, और रिसिपिएंट क्या होता है बेटा? रिसिपिएंट जो उस ऑर्गन को रिसीव कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर लगवा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले तो इसी से आप सुनिए। तो इसी बेस पे ना हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं। एक होता है बेटा हमारे पास होमोग्राफ्ट, एक हमारे पास होता है बेटा एलोग्राफ्ट, एक हमारे पास होता है बेटा जीनोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट की जगह लिखो आइसोग्राफ्ट। देखो आइसोग्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है हम कोई भी ऑर्गन जब हम किसी से ले रहे हैं, कोई हमें ऑर्गन दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डोनर। अगर डोनर आप ही का कोई ट्विन या कोई सिबलिंग है, ट्विन हो बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। इफ डोनर इज ट्विन। तो बड़ा इजी है भाई। इजी क्यों है? क्या देखना होता है इस टाइम पे? एक तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग, ऊपर से लिम्फोसाइट के फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं ना एमएचसी प्रोटीन्स, ये सब एंटीजेंस हमें मैच करवाने पड़ते हैं। अगर सारे एंटीजेंस मैच हो गए, ब्लड ग्रुप तो बड़ी छोटी चीज़ है, ब्लड ग्रुप तो सबसे प्राइमरी चीज़ है, उसके बाद भी बहुत सारे एंटीजेंस हैं जो हमारी सेल्स के ऊपर होते हैं, वो भी मैच कराने पड़ते हैं, जो हमने अभी पढ़े, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये सेल्फ सेल है कि नॉन सेल्फ है। तो वही वाले एंटीजन MHCs, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो सब एंटीजेंस जो हैं हमारी बॉडी के मैच करवाए जाते हैं। अगर ब्लड ग्रुप भी चेक मैच हो गया, एंटीजेंस भी मैच हो गए, तब हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए परमिशन देते हैं डॉक्टर्स। तो अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं कैसे? अगर एक ट्विन से ही दूसरे ट्विन को, ट्विन समझ गए ना, तो एक भाई या बहन, मतलब एक ट्विन से वो ऑर्गन लिया जा रहा है या ग्राफ्ट लिया जा रहा है और दूसरे ट्विन की बॉडी में डाला जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसोग्राफ्ट। एक होता है बेटा हमारे पास होमोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट क्या होता है बेटा? अपनी ही बॉडी से। कई बार हम लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, पता है ना, कहीं की सपोज करो किसी का किसी एक्सीडेंट में किसी का चेहरा, स्किन, ये सब डैमेज हो गया, तो उसी की बॉडी से कहीं से स्किन या टिश्यू निकाल के उसको यहाँ पे सारे को जो है जो जिसको हम सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, उस चीज़ से, कॉस्मेटिक सर्जरी से यहाँ पे उसको अटैच करके और उसको ठीक कर देते हैं। तो अपनी ही बॉडी से अगर हम कोई भी हिस्सा उठा के और अपनी ही बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा होमोग्राफ्ट, ठीक है। तो ग्राफ्ट कहाँ से ले रहे हैं? ग्राफ्ट फ्रॉम आर बॉडी।
मतलब आर बॉडी का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें लगाया जा रहा है उसी बॉडी से वो टिश्यू निकाला जा रहा है, उसी में लगा दिया जा रहा है। ओके, आइसोग्राफ्ट में क्या था, अगर वो ट्विन से लिया जा रहा है। उसके बाद है बेटा एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है, अगर डोनर क्या है, अगर डोनर है हमारे पास कोई फैमिली का ही मेंबर। और जीनोग्राफ्ट में क्या होता है, मतलब फैमिली मेंबर नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डोनर इज ऑफ दी, डोनर ऑफ, फैमिली मेंबर तो छोड़ो, सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज का होना चाहिए कि ह्यूमन के अंग ह्यूमन को ही लगाए जा रहे हैं, एनिमल्स के एनिमल को लगाए जा रहे हैं। और जीनोग्राफ्ट क्या होता है, इफ डोनर इज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कई बार होता है ना, किसी का पेनक्रियास डाल के किसी एनिमल का ह्यूमन में लगाया जा रहा है, कहीं से इंसुलिन किसी की बॉडी से निकाल के उसका जीन वहाँ पे डाला जा रहा है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसी पे तो बन रहे हैं जीनोग्राफ्टिंग से। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, ये डोनर कैसा है, कौन है, भाई बहन ट्विंस हैं, तो वो हो गया बेटा आइसोग्राफ्ट, है ना, होमोग्राफ्ट, फिर एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, ये तो मैंने बता दिया। अब दिक्कत क्या है, इसको तो हम बोल रहे हैं तो होगी ट्रांसप्लांटेशन की बात। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब क्या आफत आने वाली है बेटा, जब हम किसी की बॉडी का कोई हिस्सा अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं तो क्या हमारे इम्यून सिस्टम को कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक चीज़ सोचिए, एक फॉरेन एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया था तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम ऐसे लड़ने के लिए तैयार, पूरा स्टिमुलेट हो गया था और उसको पूरी टक्कर दी गई थी एंटीबॉडीज़ बना के। फॉरेन पैथोजन अगर अंदर जा रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। और ये तो पूरा का पूरा हम इतने बड़ा टिश्यू या कोई ऑर्गन लेके आ रहे हैं और दूसरे की बॉडी का और अपनी बॉडी में फिट कर रहे हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या बीतने वाली है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ज़रूर 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 उसको रिजेक्ट करेगा ही करेगा। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब समझ रहे हो, तो कोई भी जब ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट करे, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ट्रांसप्लांटेड या इसी को आप क्या लिख सकते हो, ग्राफ्टेड ऑर्गन, जो भी ग्राफ्ट बॉडी के अंदर डाला है ना, यानी ग्राफ्टेड कुछ नहीं है, ऐसे लिखो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, या जो भी आपने ग्राफ्ट डाला है बाय आर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम कह रहा है भैया हम तो एक कण, एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ नहीं अंदर घुसने दे रहे, एक बैक्टीरिया वायरस को नहीं घुसने दे रहे, और तुम तो पूरा का पूरा इतना बड़ी किडनी या हार्ट या लीवर का पोर्शन या और कोई छोटा मोटा ग्राफ्ट लेके इतनी बड़ी चीज़ लेके चले हुए, ऐसे थोड़ी है, हम पागल थोड़ी बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, रिजेक्शन देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन। समझ आ गया ना क्यों हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, चाहे हमने सारे एंटीजन्स मैच भी। अब एंटीजन में भी क्या होता है, जब भी तो होता है ना मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHCs भी मैच कराने इसीलिए ज़रूरी होते हैं, अगर नहीं मैच कराओगे तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और ये रिजेक्शन कौन दे रहा है, इम्यून सिस्टम का कौन सा हिस्सा इस वक्त ट्रिगर होगा, ध्यान से सुनना, कौन सा, द टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। किनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से क्या थी हमारी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना वो रिजेक्ट करेगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का बेस कौन थी, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से थी। तो टी लिम्फोसाइट्स हमारी अकड़ जाएंगी कि भैया किस चीज़ को घुसा रहे हो बॉडी के अंदर, नॉट एक्सेप्टेबल, ले जाओ वापस, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते, ये हमारा ऑर्गन नहीं है, ले जाओ, हम खराब के साथ ही मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो जब भी कोई ग्राफ्ट बॉडी के अंदर लगाया जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं बेटा उनको, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ग्राफ्टिंग के टाइम पे जब रिजेक्शन होती है तो रिजेक्शन के टाइम पे टू अवॉइड रिजेक्शन क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है, टू अवॉइड ऑर्गन या ग्राफ्ट रिजेक्शन। पेशेंट को क्या दिए जाते हैं बेटा, इम्यूनो सप्रेसेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है ना क्या दिए गए, इम्यूनो सप्रेसेंट्स। आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की दवाइयाँ दे दी गई। भाई इम्यून सिस्टम को क्यों सप्रेस कर रहे हो, भाई तुम मरने को हो रहे हो, तुम्हें किडनी चाहिए, आपको डोनर देने को बैठा है, तुम्हारी मैक्सिमम चीज़ें मैच कर गई हैं, सब कुछ मिला लिया है, तुम्हारी बॉडी में डाल दिया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी कह रही है नहीं हमें नहीं चाहिए। वो उसको अंदर
लगा भी दी है किडनी, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो उस ऑर्गन को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं, उस पेशेंट को क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स की डोज। और इम्यूनोसप्रेसेंट क्या क्या है, एग्जाम्पल लिख दें उसके। एक तो होता है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए, और एक हमारे पास होते हैं कोर्टिसोल्स। इनके इंजेक्शंस लगते हैं उसको। तो उससे क्या हो जाता है, जो उसकी पेशेंट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो अकड़ के बैठी हुई थी टी सेल, नहीं नहीं लगा दी किडनी, ले जाओ, हम तो इसको ख़राब कर देंगे, हम तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बेचारे सबको चुपचाप सुला दिया गया। समझ गए? तो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम क्या होता है, टू सप्रेस आर इम्यून सिस्टम। कैसे करते हैं, इन ड्रग से कर दिया। और धीरे 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 टाइम बीतने के साथ 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 इम्यूनोसप्रेसेंट्स की डोज को कम 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 करने लगते हैं। और जब वो पूरा जागता है, एक्टिव होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये सेल्फ ऑर्गन था कि नॉन सेल्फ ऑर्गन था। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स की डोज पे रखना पड़ता है टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन। लेकिन इस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, जितने दिन वो इम्यूनोसप्रेसेंट की डोज पे है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हाइजीनिक कंडीशन के अंदर, आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर के अंदर उसको रखा जाता है। किस वजह से, क्योंकि बेटा इम्यून सिस्टम पड़ा है हमारा ठप। उस वक्त अगर कोई पेशेंट, देखा कई बार किसी की किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, देखा पहली बात तो विजिटर को जाने ही नहीं देंगे आईसीयू में। अगर कोई जा भी रहा है तो पूरा उसको पीपीई किट, इवन जूते चप्पल तक अलाउड नहीं होते। क्यों? इस वक्त उसका इम्यून सिस्टम हमने इम्यूनोसप्रेसेंट दे के बंद कर रखा, बिल्कुल सो रहा है उसका इम्यून सिस्टम। उस वक्त अगर गलती से आपकी चप्पलों से, आपके सलाइवा से, आपकी चीक से, आपके मुंह से जो बोलते हो हवा निकल रही है उससे, किसी भी चीज़ से, आपके हाथ से, पाँव से, कहीं से भी अगर उस तक कोई पैथोजन पहुँच गया और वो पैथोजन बॉडी के अंदर घुस गया, तो आपको पता है क्या होने वाला है। इम्यून सिस्टम तो सो रहा है, अभी तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर देता है, अब कौन फाइट करेगा। बस वो अंदर गया, पॉजिटिव एजेंट, उसने फैला दी डिजीज़। तो भैया एक तो अभी ऑर्गन डला है, इतने बड़े ऑपरेशन से होके निकले हैं सर्जरी से, ऊपर से एक और बीमारी आ गई, और दवाई भी नहीं दे सकते डॉक्टर्स, बड़ी परेशानी आ जाएगी। क्यों? दवाई देंगे, दवाई भी तो किस चीज़ पे असर करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही तो जगाती है, उसको रीइंफोर्स करती है कि भैया लड़ो लड़ो और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाओ। किधर से बनाएंगे, इम्यून सिस्टम तो सोया पड़ा है। और अगर जगा दिया इम्यून सिस्टम को, तो फिर वो उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस टाइम पे जब इम्यूनोसप्रेसेंट की डोज पे होते हैं, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर में रखा जाता है। किसी भी तरह का पैथोजन उसकी बॉडी तक आसपास नहीं पहुंचने दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये कुछ चीज़ें बेटा आपको बतानी थी, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा ऑटो इम्यूनिटी का ही गेम है। ऑटो इम्यूनिटी में जो हमारी टी सेल्स हैं, वो ग्राफ्ट को या किसी फॉरेन ऑर्गन को क्या करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। चलिए बेटा, अब सबसे पहला इम्यून डिसऑर्डर हमने पढ़ी थी एलर्जीज, दूसरा हमने पढ़ी ऑटो इम्यूनिटी, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं बेटा एड्स। एड्स के बाद हमारा रह जाएगा कैंसर, फिर हम चलेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज़ की तरफ, जो थर्ड पार्ट होगा हमारे चैप्टर का। तो बेटा एड्स, एड्स से सभी लोग क्या है, ऑलरेडी एक्वेंटेड। एड्स का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म सबको पता होगी, पर लिखनी पड़ेगी ना, मुझे लिख देते हैं। दिस इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है बेटा, ये एक्वायर्ड है, इम्यूनो है, डेफिशिएंसी है और सिंड्रोम है। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, दिस इज नॉट कॉन्जेनाइटल, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, नॉट कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मीनिंग क्या होता है, नॉट इनबॉर्न, मतलब बचपन से हमारे अंदर नहीं थी एड्स, हमने एक्वायर की है ना, अपनी इग्नोरेंस से की जाती है ये एक्वायर, और वो रीजंस और सब हम डिस्कस करेंगे, और हमें पता भी है और पता होने भी चाहिए। तो एक्वायर्ड का मतलब है, इट इज़ एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक्वायर की है हमने, क्या एक्वायर कर लिया, मेडल नहीं मिल गया, क्या मिला है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो मर गई, खत्म हो गई। हमारी इम्यूनिटी किसकी वजह से थी, बीओ टी सेल की वजह से, टी सेल्स को टारगेट कर देता है ये वायरस जो इसका होता है। तो इम्यूनो डेफिशिएंट हो गए हम। इस वक्त अगर हमें कोई बीमारी लग गई तो हम चल बसेंगे। उसके बाद सिंड्रोम, वाई इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों, बिकॉज डिजीज़ में क्या होता है बेटा, कोई एक ऑर्गन इम्पैक्ट आता है ना, कोई एक आध लक्षण आते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं एक टाइम पे इम्पैक्टेड होते हैं इस डिजीज़ से। तो जब बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट जाए, तो वो डिजीज़ नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, सिंड्रोम बन जाती है।
समझ गए? तो एक्वायर्ड का मतलब लाइफ टाइम में हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब यहाँ हमारा इम्यून सिस्टम ठप हो जाता है। सिंड्रोम का मतलब इसके वेरियस बॉडी पार्ट पे इसका इम्पैक्ट आता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा ना इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है 1981 के अंदर जो है ये डिजीज़ जो है आइडेंटिफाई की गई थी, आइडेंटिफिकेशन हुआ था इसका इन दी वर्ल्ड कि ऐसा कोई डिजीज़ है। एड्स का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था और 1986 में पहला केस आया था इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट टाइम इन इंडिया आइडेंटिफाई हुई थी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसका केस मिला था, कहाँ मिला था? इन चेन्नई। ठीक है, और ये डिजीज़ क्या है, आई कैसे थी, आपको पता है ना क्या है? अब जैसे ये बेसिकली इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज़ HIV। HIV क्या है? एक है मंकीज़ के अंदर होता है सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो SIV बोलते हैं। तो SIV से ही क्या बना है, उसी की म्यूटेशन से HIV। तो ये डिजीज़ ना मंकीज़ में होती थी, रीजस मंकीज़ में उनकी डिजीज़ थी ये, और धीरे 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 क्या हो गया, ये वायरस म्यूटेट होके कहाँ तक, ह्यूमन तक भी पहुँच गया। तो फर्स्ट केस कहाँ पे मिला था? 1981 में आइडेंटिफाई हुआ था। और इंडिया में फर्स्ट केस कब आइडेंटिफाई हुआ था? 1986 में इन चेन्नई। सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक फंगल डिसऑर्डर माना जाता था कि किसी फंगस की वजह से हो रही है, और इसको लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन माना जाता था कि लिम्फ नोड्स, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ना, हमारी लिम्फ नोड्स पे बड़ा इंपैक्ट आता है, वो स्वेलअप हो जाती हैं। तो लिम्फ एडिनोपैथी के नाम से इसको जाना जाता था स्टार्टिंग में। फिर बाद में मोंटेगनर एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअल में फाइंड आउट किया कि भैया फंगस की वजह से नहीं है, और इसको स्टार्टिंग में डिजीज़ भी किसकी माना जाता था? होमोसेक्सुअल्स की, डिजीज़ ऑफ होमोसेक्सुअल्स, कि भैया होमोसेक्सुअल्स जो है लाइक गे है ना, उनमें ये डिजीज़ होती है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होती है। एड्स का पता है ना कैसे होती है? एड्स अकर थ्रू दी बॉडी फ्लूइड्स। तो ये माना जाता था। फिर जो मोंटेगनर आए ना, मोंटेनर भी बोलते हैं, मोंटेगनर जो भी है ना, आप उनको प्रोनाउंस करना चाहो, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि डिजीज़ फंगल नहीं है, इट इज़ ड्यू टू अ वायरस। और लिम्फेडिनोपैथी ही नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, हमारी पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम के ऊपर इसका प्रहार हो रहा है इस वायरस का। बस इतना आपको जानना है। उसके बाद आ जाइए पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। एड्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है? मैंने लिखा ही हुआ है HIV। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा HIV की? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वी ऑल न्यू इट, सबको पता नहीं इसके बारे में, ऑलरेडी सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस क्या है, इस वायरस के बारे में हमें जानना है। क्या क्या जानना है? एक तो ये वायरस क्या है, इट इज़ अ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का मतलब समझते हो क्या? इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? RNA। और RNA भी कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, लेकिन ये एक डाइमर है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड कितनी है? दीज आर 2 इन नंबर। अभी इसका डायग्राम भी हमें करना है, इसका स्ट्रक्चर। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना है, 2 इन नंबर है, रेट्रो वायरस है, क्योंकि इसका RNA, क्योंकि इनके पास क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो क्या करवा सकते हैं? RNA को DNA में चेंज करवा सकते हैं। और क्या करते हैं? टारगेट्स दी, कहाँ दिक्कत करता है ये, किसको मारता है? HIV कहाँ पे टारगेट करता है? टारगेट्स दी T सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स ऑफ द बॉडी,
और टी सेल्स में भी किसको अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? टी हेल्पर सेल्स को। टी एच लिख दूंगी तो टी हेल्पर सेल्स हो जाएंगी वो, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेज टी हेल्पर सेल्स को ये किल करना शुरू कर देता था। टी हेल्पर सेल याद है ना क्या करती थी? देखो हमारे पास एक था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एक था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो टी सेल की वजह से था। बी सेल क्लोनिंग प्रोलिफरेशन से क्या बनती थी? एक तो बनती थी प्लाज्मा बी सेल्स और एक बनती थी मेमोरी बी सेल। ये वाली प्लाज्मा बी सेल बनाती थी एंटीबॉडीज जो फाइट करती थी। मेमोरी वालों को मेमोरी में रखना है कि कौन सा एंटीजन आया था, कौन सी एंटीबॉडी बनी थी, मतलब इफेक्टिव सेल्स कौन सी हैं, प्लाज्मा बी। टी में क्या हो रहा था? क्लोनिंग और प्रोलिफरेशन के बाद चार टाइप की सेल्स बन रही थी। किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। मैंने सबकी एब्रीवेशंस यूज़ की हैं, पीछे आपको सारा डिटेल में लिखवाया था। तो किलर टी सेल क्या होती हैं? ये जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करेगा खुद ही लड़ने भाग पड़ती हैं। ये खुद नहीं जाती है, अपनी एंटीबॉडी बनाती हैं, ये खुद भागती हैं, इसलिए इनको कहते हैं किलर सेल। हेल्पर सेल का काम बताया था ना, हेल्पर सेल इसको भी हेल्प करेगी कि भैया मारो मारो मारो, और भागेगी इधर से प्लाज्मा बी सेल्स को, मतलब बी लिम्फोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करेगी कि फटाफट फटाफट एंटीबॉडी बनाओ, कि ये तो मार रहा है, तुम भी उसके साथ काम पे लग जाओ, मारो पैथोजन को। सप्रेसर सेल का काम क्या होता था? जब इन्फेक्शन ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गया है तो किलर टी सेल को और बी सेल को एंटीबॉडी बनाने से रोकना, कि भैया तू भी लड़ने से रुक जा, आप भी अब एंटीबॉडी मत बनाओ, क्योंकि अब अगर आपने और प्रहार किए और अटैक्स किए तो अपनी बॉडी के सेल ही अटैक्ड होंगे, इन्फेक्शन जा चुका है। तो सप्रेसर का काम था ये। और मेमोरी सेल का काम आपको पता ही है, मेमोराइज रखना कि कौन सा एंटीजन आया था, उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडीज बनी थी, या हमने क्या एक्शन प्लान लिया था उसके अगेंस्ट। तो ये सारा याद है। तो अब देखो टी हेल्पर सेल को इम्पैक्ट किया एचआईवी ने, तो उससे क्या हो रहा है? टी हेल्पर सेल क्या कर रही थी? बी सेल को भी तो स्टिमुलेट कर रही थी। तो हमारी टी सेल, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, साथ में हमारे एंटीबॉडी वाले इम्यून सिस्टम पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यही जाके स्टिमुलेट करती थी बी सेल्स को इन्फेक्शन के टाइम पे। हेल्पर सेल ही मरते जा रहे हैं तो वो स्टिमुलेट कैसे करेंगे बी सेल को? तो आपकी इम्यूनिटी किसकी वजह से थी? बी और टी सेल की वजह से। अब टी सेल पे इम्पैक्ट हुआ है और टी सेल अब जाके बी को भी नहीं स्टिमुलेट कर पा रही, तो ओवरऑल क्या प्रॉब्लम हुई है? आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ठप हो चुका है। अगर क्या हुआ है? एचआईवी एड्स। और ये जो एचआईवी है बेटा, ये 2 टाइप का होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है बेटा HIV 1 या HIV A बोलते हैं जिसको, एक होता है HIV 2 या इसको B भी बोल सकते हैं, इसको A भी बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ज़्यादा विरुलेंट है वो लेसा। और इसमें क्या है? ये वाला वायरस ज़्यादातर कहाँ देखने को मिला है? एशियंस में, एशियंस में, यूरोपियंस में और अमेरिकन्स में। एड्स से ससेप्टिबल लोगों में जो वायरस मिला है, इन 3 में वो HIV 1 मिला है या HIV A। और अगर हम बात करें अफ्रीकन्स की, तो अफ्रीकन्स में हमें कौन सा स्ट्रेन मिला है HIV का? दैट इज़ B। समझ में आ गया? तो HIV क्या है? एक तरह का रेट्रोवायरस है, इसके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है ना। और कैसा है जेनेटिक मटेरियल? RNA, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके, चलो अब आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ दी HIV पे। अब HIV के स्ट्रक्चर में देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, बनाऊंगी नहीं मैं इसको, सामने बना हुआ है। इसके पास क्या होती है? डबल लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन होती है। लिपिड और प्रोटीन की बाय लेयर होती है। तो ये जो आपको बना रखी है ना, ये सारी ये जिसको मैं रेड से कर रही हूँ, ये सारी की सारी क्या है? दिस इज दी बाय लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की भी 2 लेयर है, लिपिड की भी 2 लेयर है। तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया? बाय लेयर है किसकी? लिपिड की भी और प्रोटीन्स की भी। अब देखो इसकी इस लेयर के अंदर, मतलब जो इसकी मेम्ब्रेन है वायरस की, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह के स्टॉक्स, ये, और उसके ऊपर ये एक क्रीसेंट मून जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।
ये क्या प्रेजेंट है, ये है, मैंने कहा था ना मेम्ब्रेन्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के पास होते हैं, जैसे हम अपनी सेल्स के ऊपर पढ़ रहे हैं कि एंटीजन्स होते हैं, ये वही है। ये क्या है, एंटीजन है, ये इनको हम क्या बोलेंगे, हाँ एंटीजन है। और ये कौन सा एंटीजन है, एंटीजन किस चीज़ के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। तो ये जो ऊपर वाला है क्रीसेंट शेप, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्या नेम है, जीपी का मतलब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। और जो ये स्टॉक लाइक नीचे दिख रहा है, नोब लाइक, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। याद रखने हैं, ये याद रखने, भूलना नहीं है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये एंटीजन, कहाँ प्रेजेंट है, या ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है, ये सॉरी ग्लाइकोलिपिड नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर के अंदर धसे हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब अंदर की तरफ आ जाइए। अंदर बेटा इसके क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ये है हमारे पास बेटा सारी की सारी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी हुई है, P17 की, जो ग्रीन कलर से है, सारी की सारी क्या है, दिस इज दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज दी कैप्सिड या कैप्स्यूल। वायरस का कैप्सिड होता है ना हमेशा, इसका भी कैप्सिड है। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोट बोलते हैं जिसको, वायरस में पढ़ाया था मैंने आपको। तो कैप्सिड किस चीज़ का बना हुआ है, P24 यूनिट्स का, या P24 एंटी ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जो बाहर था, जो हमारे पास इसका जो लिपोप्रोटीनेशियस जो बाहर की कवरिंग है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, GP120 एंड GP41। अंदर आओगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी हुई है, P17 की। उसके अंदर जो कैप्सिड या कैप्सूल प्रेजेंट है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, P24 का। ये आपकी मर्जी है, P17 24 याद रखना है नहीं, पर ये 120 और GP41 याद रखना है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन, GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अंदर अब आप देखो, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये ऐसा कोइल्ड स्ट्रक्चर। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, यस ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ये देखो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने क्या कहा था, दीज आर 2 इन नंबर, दो बना रखे हैं ना, एक इधर है एक ये है, दीज आर 2 इन नंबर। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने पीछे ही लिख दिया था। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और अब इसके पास है स्पेशल टाइप के एंजाइम, जो इसको क्या बनाते हैं, स्पेशल। अब सबसे बड़ा जो स्पेशल टाइप के एंजाइम है वो तो है यहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा, स्ट्रैंड के साथ ही एसोसिएटेड है। इनको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किस चीज़ में हेल्प कराता है बेटा, ये आरएनए से ना डीएनए बनवा सकता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, देखो ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हम सब पढ़ के आए हैं ना अभी जेनेटिक्स के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना। और अगर आरएनए से डीएनए बनाए तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, उस स्पेसिफिक एंजाइम की जो ये उल्टा काम करवा सके। और वो उल्टा एंजाइम इनके पास है, जिसका नेम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अलावा इनके पास दो और बड़े इंपॉर्टेंट से एंजाइम हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटीएज, और दूसरे एंजाइम इनके पास क्या है, इंटीग्रेज। ये इंटीग्रेज क्या काम करवाते हैं, मैंने कहा था ना, वायरस होस्ट की बॉडी में, बाहर तो इनएक्टिव है, जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करेंगे, वहाँ जाके ये एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ जाके अपना नंबर बढ़ाते हैं, अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, अपने डीएनए को, जो भी इनका जीनोम है, उसको होस्ट सेल के जीनोम के साथ जाके अटैच कर लेते हैं। कैसे अटैच करेंगे, क्योंकि इनके पास इंटीग्रेज एंजाइम है। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, होस्ट के जीनोम से इनके जीनोम को इंटीग्रेट करवा देगा, जोड़ देगा। ये काम है इंटीग्रेज का। उसके अलावा क्या है इनके पास, प्रोटीएज। प्रोटीएज किस चीज़ में हेल्प करेंगे, प्रोटीएज हेल्प करते हैं बेटा पैकेजिंग में। पैकेजिंग किसकी, जब होस्ट के जीनोम के साथ वायरस का जीनोम ये जुड़ जाएगा ना, और जब वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करके अपने प्रोटीन बनाएगा बहुत सारे, तो उन प्रोटीन को दोबारा से कैप्सिड में, मैट्रिक्स में और इस इन एनवेलप में दोबारा से पैक करने का जो पैकेजिंग का काम करेगा ना, वो सारा प्रोटीएज करेगा। तो तभी तो वो दोबारा नए वायरस बनेंगे और बॉडी से फिर बाहर निकल जाएंगे। अब बेटा अब ये जो है ना लिपिड, बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, साथ में इनके ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 प्लस ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये सारे टोटल मिला के इसको हम क्या बोलते हैं, एनवलप, एनवलप ऑफ वायरस। तो वायरस का सबसे बाहर का जो एनवलप है वो किस चीज़ का बना होता है,
लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर का, साथ में इनके जो साथ में इस बाइलेयर के अंदर घुसे हुए हैं क्या, इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो मैं कैसे बनाती, अरे सो सॉरी, इसको धसे होने का मतलब क्या है मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ। ये देखो बेटा, ये है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का कोट, समझ गए ना, ये है ग्लाइकोप्रोटीन का कोट, ऐसे मोटा सा। लिपिड और प्रोटीन की क्या है, ये हमने बना ली बाइलेयर, और इसके अंदर धसे हुए पड़े हैं ये इस तरह से रिसेप्टर्स, इसके अंदर धसे हुए हैं, समझ रहे हो। और इसके ऊपर फिर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, GP120। तो ये वाला जो रिसेप्टर है ये चांद जैसा, ये तो है GP120, और ये जो नीचे नोब लाइक है ये क्या है, GP41। तो ये दो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वॉल के अंदर। डायग्राम समझ में आ गया। सबसे बाहर क्या है, वायरस का एनवलप जिसके अंदर है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एंटीजेंस है। उसके अंदर आई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैप्सिड या कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 सिंगल स्ट्रैंड्स हैं। उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है और इंटीग्रेज एंजाइम है। इतना याद रखना है आपको स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर के बाद आ जाइए बेटा इसका मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। अब HIV के मैंने बताया था ना, HIV के टारगेट सेल कौन कौन से हैं, HIV के टारगेट सेल्स, टारगेट सेल कौन कौन से, सबसे पहला जो टारगेट सेल है वो है हेल्पर टी सेल्स, जिनको आप कैसे लिखते हो, TH, TH का मतलब हेल्पर टी सेल्स। और ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस को। और ये किसको टारगेट करते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स को। क्यों 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 मैडम, ऐसा क्यों है, क्यों स्पेशली यही सेल्स, क्यों बेटा, क्योंकि देखो वायरस के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, एंटीजेंस इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपको पता है हर एक ग्लाइकोप्रोटीन ये थोड़ी किसी भी रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाएगा, जो रिसेप्टर इसके, रिसेप्टर समझते हो ना, सेल्स के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। हर एक एंटीजन के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, तो इन एंटीजन के रिस्पेक्ट में भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज CD4। उस रिसेप्टर का नेम होता है बेटा CD4। CD4 रिसेप्टर पे जाके ये जुड़ते हैं, कौन, GP120, GP41, इनके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। और हमारी बॉडी में ना ये जो CD रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, ये सिर्फ कहाँ पे मिलता है हमें, इन सेल्स के ऊपर मिलता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जाके वहाँ पे बाइंड होगा ना जो इनको इनवाइट करेंगे, तो इनका ग्लाइकोप्रोटीन हमारे CD4 को पहचान लेता है। और CD4 सिर्फ किन सेल पे प्रेजेंट है, इन सेल के ऊपर प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो अब कैसे काम करता है ये देखो, ये तो है हमारे पास वायरल प्रोटीन कोट, बस ये अंदर का इतना हिस्सा दिखाया है इन्होंने, ये वाला, ये इतना कि ये प्रोटीन कोट है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको इन्होंने लिखा है वायरल प्रोटीन कोट। हमारे NCERT का ही डायग्राम है ये। तो वायरल DNA कोर, सिर्फ कोर मतलब इसके बाहर वो और सामान भी प्रेजेंट है, इसके बाहर इसका वो कोट प्रेजेंट है, उसके ऊपर इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स भी लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो वो जब इन्फेक्ट करेगा किसको, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट पता है किसको करता है, मैक्रोफेज सेल्स को। वो घुस गया मैक्रोफेज सेल के अंदर। और मैक्रोफेज सेल के अंदर कैसे घुसेगा, क्योंकि बेटा मैक्रोफेज सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, वो इन एंटीजन को पहचानते हैं। देखो ये है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर। और इसके पास क्या है, वायरस के पास है ऐसे वाले रिसेप्टर, है ना, ऐसे वाले। तो ये एक वायरस था, और वायरस के कैप्सिड के पास क्या थे, ये इस तरह के रिसेप्टर लगे हुए थे ना। तो ये वाले जो GP120 रिसेप्टर है, इनको ये जो CDK4 है ना, ये किसके पास है, ये किसके पास है, मैक्रोफेज के पास सपोज, या हेल्पर टी सेल लगा लो। तो ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर GP120 को पहचान लेगा, ये इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा और अपना वायरल DNA कहाँ भेज देगा, इसके अंदर, ठीक है। तो वायरल DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दी सेल।
अब वायरल डीएनए क्या करेगा, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना लेगा बेटा, ये डीएनए बना लेगा, और वो डीएनए कौन सा बनता है, cDNA बनता है। तो वायरल डीएनए, अब यहाँ से क्या किया, इधर नहीं लिखते इसको, cDNA को यहाँ लिख लेते हैं। तो आरएनए से, क्योंकि वायरस के पास क्या था बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वो वायरस के जो आरएनए है, आरएनए को किस में चेंज कर देगा, इनटू डीएनए। और डीएनए कौन सा, cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या कर लेगा, अपनी कॉपी बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो वायरल डीएनए बन गया। अब वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, ये रही हमारी, सपोज करो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज का सपोज करो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है, डीएनए, ये डीएनए किसका है, मैक्रोफेज का, मतलब होस्ट की सेल का डीएनए है। अब वायरस जब एंटर किया, उसका ये जो डीएनए बना, ये डीएनए ना हमारा, ये पूरा का पूरा मान लो एक क्या है, सेल है हमारा, सेल के अंदर ये था न्यूक्लियस। तो वायरस का जो आरएनए आया, आरएनए पहले डीएनए में बदला, और ये डीएनए ना अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो मैक्रोफेज सेल का डीएनए, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे जुड़ गया ये रेड कलर से, तो जब ये वाला डीएनए रेप्लिकेट होगा, ये भी रेप्लिकेट होगा, समझ रहे हो ना। तो ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट होगा, मतलब ट्रांसक्राइब होगा, और बाहर आके क्या बना देगा, न्यू, ये क्या बना देगा, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, आरएनए बन गया, और आरएनए के बाहर क्या चाहिए उनको, प्रोटीन कोट में भी डालना है, तो कैप्सिड बनानी पड़ेगी, उसके लिए क्या कर लेगा, साइटोप्लाज्म में आके ट्रांसलेशन भी कर लेगा, तो बाहर के कोट भी बन गए, और आरएनए तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन से बन ही रहा है अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, कोट भी तैयार है, आरएनए भी तैयार है, बस इनको पैकेज करना है। पैकेज करने का काम कौन करेगा, जो एंजाइम पीछे था, प्रोटीएज, उसने पैकेजिंग करा दी, तो नए बहुत सारे वायरस बन गए, वही सेल को रप्चर करेंगे, और बहुत सारे वायरस कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। तो एक वायरस घुसा सेल के अंदर, ये है हमारे पास मैक्रोफेज का सपोज करो सेल, ये है उसका न्यूक्लियस। तो यहाँ से बेटा हमारे पास कौन घुसा, यहाँ से वायरस घुसा अंदर, वायरस का क्या, आरएनए, उसका जीनोम अंदर गया, आरएनए से वो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से चेंज हो गया डीएनए में। फिर इस डीएनए ने, ये डीएनए था होस्ट का पीले रंग का, और ये जो ग्रीन कलर का डीएनए है, ये जाके इसके साथ चिपक गया, है ना। किसने चिपकाया, यहाँ पे एक एंजाइम था ना इनके पास, इंटीग्रेज, डायग्राम में दिखाया था, इंटीग्रेज ने इसको इसके साथ चिपका दिया। अब ये रेप्लिकेट 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 होगा, और डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा तो ये भी साथ में ट्रांसक्राइब हो जाएगा। ट्रांसक्राइब होने से क्या हो जाएगी, डीएनए से बहुत सारे ऐसे वाले आरएनए बन जाएंगे, और आरएनए के साथ साथ इनको प्रोटीन चाहिए, तो कुछ अब साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोप्लाज्म में सारी मशीनरी और एंजाइम, राइबोसोम वगैरह है, ये प्रोटीन भी बना लेगा। तो प्रोटीन के, अब इस आरएनए के आसपास इनको प्रोटीन लगाना है, वो सारा पैकेजिंग का काम इनका वो जो एंजाइम है प्रोटीज वो करा देगा। फिर इस मैक्रोफेज की सेल को ये रप्चर करेंगे, और बहुत सारे वायरस निकल जाएंगे बाहर, और ये बाहर निकल के अब क्या करेंगे, जो नई सेल्स हैं उनको इन्वेड करेंगे, कौन सी, हेल्पर टी सेल्स हैं, नए मैक्रोफेजिस हैं, नई टी सेल्स हैं, उनको इन्फेक्ट करेंगे। समझ में आ गया, तो हम कहेंगे कि एचआईवी का इन्फेक्शन बॉडी में हो चुका है। तो ये है बेटा इसका मोड ऑफ एक्शन। उसके बाद आ जाइए इंक्यूबेशन पीरियड एंड रिस्क ऑफ द एज ग्रुप्स। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बेटा, देखो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये हो सकता है बेटा 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक, और अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज दैट इज 24 मंथ्स। मतलब कि जब एचआईवी वायरस बॉडी के अंदर घुसा है, तो जब आप उसको डिटेक्ट कराओगे ना, उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में हमें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने से लेके 10 साल तक आप कह सकते हो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, बॉडी में एसिम्प्टोमेटिकली रह सकता है, एड्स नहीं होगा। एड्स कब तक नहीं होता, आप अभी क्या कहोगे, सबसे पहली स्टेज क्या होती है, एचआईवी इन्फेक्टेड, या इन्फेक्शन स्टेज जिसको हम बोलते हैं, इन्फेक्शन स्टेज। इन्फेक्शन स्टेज में क्या है, एचआईवी आपकी बॉडी के सिर्फ अंदर घुसा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अंदर घुसने के बाद जब वो होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपना नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एड्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, वो बुक के अंदर लिखा हुआ बेटा एड्स रिकवरी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अब बीच में क्या स्टेज आएगी, ये आ जाएगी
एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। इसमें क्या होगा, HIV का इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर है बट नोट एड्स। अभी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज चल रही है जिसमें आप HIV तो घुस गया बॉडी के अंदर, वो टी सेल्स पे मार कर रहा है, मैक्रोफेजिस पे मार कर रहा है, लेकिन अभी आपको एड्स नहीं हुआ है। कब तक हम कहेंगे एड्स नहीं हुआ, सेल्स को तो मार रहा है बेटा, वो एड्स तब तक नहीं होगा जब तक आप फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच रहे, जिसको हम बोलते हैं फुली ब्लोन एड्स। फुली ब्लोन एड्स पता कब होता है बेटा, यहाँ पे सेल्स की किलिंग चल रही है ना, जब हमारी हेल्पर सेल्स का नंबर रह जाता है लेस देन दी 2000 मिलीमीट्रिक क्यूब ऑफ दी ब्लड मतलब 200 सिर्फ हमारी हेल्पर सेल्स रह गई पर ml ऑफ दी ब्लड, तब हम क्या कहेंगे कि भैया इतनी कम सेल्स रह गई। अब हम कहेंगे कि हाँ नाउ वी आर इन्फेक्टेड फ्रॉम दी एड्स। अभी तक सिर्फ HIV इन्फेक्शन चल रहा था, तो एड्स कब कहेंगे, जब हमारा हेल्पर टी सेल्स का नंबर अप्रिशिएबली डाउन चला जाएगा। कितना चला जाएगा, सिर्फ 200 ही रह जाएंगी पर मिलीमीट्रिक क्यूब ऑफ दी ब्लड। पर मिलीमीट्रिक क्यूब ऑफ द ब्लड में आपको कितना मिलेगा, ओनली 200 हेल्पर टी सेल मिलेंगी या इससे कम मिलेंगी, तब आप कहोगे अब एड्स हो गया, अब आपकी मैक्सिमम हेल्पर टी सेल टारगेट हो चुकी हैं। और हेल्पर टी सेल टारगेट होने का मतलब क्या है, आपकी इम्यूनिटी टारगेट हो चुकी है, अब इम्यूनोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो। अच्छा, अब एज ग्रुप भी है इसमें, रिस्क ग्रुप ऑफ द एड्स कौन सा होता है, रिस्क ग्रुप कौन कौन होंगे यहाँ पे बता सकते हो, क्या रिस्क ग्रुप रहेगा। एक तो जो होमोसेक्सुअल्स हैं, है ना, उसके अलावा जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, उसके अलावा बेटा जिनको हीमोफीलिया है, हीमोफीलियक्स, या जिनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनकी बॉडी के अंदर होता रहता है वो पीपल, है ना, या है ना इस तरह के, या फिर हम क्या कह सकते हैं ड्रग एडिक्ट्स। क्यों, इंट्रावीनसली वो एक ही सिरिंज से क्या लेते रहते हैं, बार बार ड्रग की डोज लेते रहते हैं ना, तो इंट्रावीनस लेते हैं उसको। कहाँ लेते हैं, जो वेन्स होती है ना, वेन्स के अंदर इंजेक्शन से ड्रग इंजेक्ट कर ली, एक पर्सन ने कर ली, वो अपने साथ वाले गैंग के दूसरे पर्सन से शेयर करेगा उसी सिरिंज से वो इंट्रावीनसली। तो बॉडी के 2 3 4 5 8 10 जितने उस गैंग के अंदर बैठे हैं एक ही सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, तो उनके फ्लूइड्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। जब सिरिंज गई वेन के अंदर, इंट्रावीनस का मतलब क्या, इंट्रा मीन्स इनसाइड, वीनस का मतलब वेन, वेन के अंदर जब सिरिंज जाएगी तो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है अंदर, तो ब्लड के मतलब फ्लूइड्स है ना बॉडी के, तो वो फ्लूइड उस सिरिंज के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब उसको दूसरा पर्सन यूज़ करेगा तो उसका फ्लूइड उसके फ्लूइड से टच हो रहा है, ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा। तो ये ड्रग एडिक्ट्स जितने भी होते हैं ना, जो इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन कराते हैं ड्रग का, ये तो सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। और एक जो ये होमोसेक्सुअल्स का ग्रुप है, एक मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो गए, और जो हम कहेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्स वाला जो ग्रुप है। मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द एड्स। अब मैनिफेस्टेशन क्या होती है, क्या क्या कर सकता है अगर एड्स बॉडी के अंदर हो गया, तो एक तो क्या होती है, इम्यूनिटी डिक्लाइन हो जाएगी बॉडी की, इम्यूनिटी तो हमारी गई काम से, ठीक है, इम्यूनिटी डिक्लाइन हो गई। और क्या क्या दिक्कत होने वाली है, और बेटा हमें क्या होंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा और क्या होने वाला है, इसके अलावा बेटा बैक्टीरियल वायरल जैसे माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा, टीबी बताया ना किसकी वजह से होता है, टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोप्लाज्माज की वजह से होता है। तो टीबी से बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाता है, माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा, और टोक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा बॉडी के अंदर, है ना। और अदर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मतलब समझ रहे हो, बॉडी की इम्यूनिटी तो मरी चुकी है,
तो किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर कहीं से भी घुस गई ना, तो उसको पता है हमें रेजिस्ट करने के लिए तो कोई है ही नहीं, बॉडी की इम्यूनिटी तो मरी पड़ी है, तो हमारी हो गई बल्ले बल्ले, दबा के मल्टीप्लाई करो, डिजीज़ फैलाओ, डिजीज़ फैल गई तो पर्सन वैसे ही मर जाएगा उस डिजीज़ से। तो इस पर्सन को जरा सा कोई माइकोप्लाज्मा एंटर कर गया, कोई ज़ुकाम का वायरस भी अंदर चला गया ना, तो इम्यूनिटी तो है नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा वो वायरस मल्टीप्लाई कर करके उसको न्यूमोनिया कर देगा, न्यूमोनिया से अल्टीमेटली डेथ। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो ये है एड्स है, एड्स से अल्टीमेटली डेथ तो पक्की है ही है। लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जिनको लेके हम अपना कुछ ईयर्स अपनी लाइफ में ऐड करवा सकते हैं, बट वी कांट, कह सकते हैं ना कि हम किसी तरह से इसको हम टाल नहीं सकते मौत को, अगर एड्स से हम लोग पीड़ित हैं कोई भी है तो सिर्फ अपने सिर्फ कुछ ईयर्स अपनी बॉडी के अंदर, मतलब अब बॉडी कह रही हूँ, अपनी लाइफ के अंदर हम बढ़ा सकते हैं। सो सॉरी फॉर दैट, मैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है पढ़ाते हुए इसको। अच्छा, और क्या क्या है बेटा, यहाँ पे क्या दिक्कतें हो जाती हैं इसके अंदर, सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज़ के? यहाँ इसको बोलते हैं बेटा एड्स रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स, ARC, ये मुझे याद आ गया तो मैंने कहा लिख देते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बेटा? लॉस इन वेट, लॉस इन एपेटाइट, इतना वेट लॉस हो जाता है जिसकी वजह से इसको थिन डिजीज़ भी बोलते हैं, थिन, पतलेपन की डिजीज़। उसके अलावा क्या हो जाता है बेटा? लॉस इन मेमोरी, उसके अलावा फीवर, उसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड फटीग, उसके अलावा नोज़िया फीलिंग, है ना, जी मचलाना शुरू हो जाता है। उसके अलावा नाइट स्वेट्स, रात को सोते सोते एकदम से पसीना आ जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास एड्स में हमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस क्या है एड्स का? डायग्नोसिस में क्या है बेटा? डायग्नोसिस के लिए इसके 2-3 टेक्निक्स हैं। वैसे डायग्नोसिस के लिए हम जो प्राइमरी टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ एलाइसा, एलिसा या एलाइसा। एलाइसा क्या है? दिस इज़ द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसमें हम क्या करते हैं, एड्स का वायरस मतलब HIV बॉडी के अंदर घुस गया, इन्फेक्ट कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो सेल्स अभी इन्फेक्टेड नहीं हुई हैं वो तो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, तो वो जो एंटीबॉडी बनाते हैं ना, उन एंटीबॉडीज़ को लेके सीरम से और उनसे टेस्ट किया जाता है, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही करवाया जाता है। यहाँ पे भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, ठीक है। एक और डायग्नोसिस हमारे पास होता है। अब ये डायग्नोसिस तो तब काम आएगा बेटा जब कम से कम 6 महीने हो गए हों HIV, जो अभी फ्रेशली कोई HIV से इन्फेक्ट हुआ है ना, उसको एलाइसा हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने में ही 6 मंथ लग जाते हैं। तो एलाइसा पॉजिटिव 6 मंथ्स के बाद ही आपको पता चलेगा, चाहे वायरस आपकी बॉडी में है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉजिटिव आता है, एकदम से नहीं आएगा। दूसरा टेस्ट है बेटा PCR, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अगर HIV बॉडी के अंदर एंटर हुआ है ना, तो हम उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए है ये PCR। जो एलाइसा काम नहीं कर सकती उस वक्त ये कर सकता है, क्योंकि वायरस का जो जीनोम है, RNA है, उसकी डिटेक्शन की जाती है PCR से। इसको भी हम पढ़ेंगे बायोटेक में, ठीक है। और हमारे पास मेन टेस्ट तो हमारे पास यही थे, और एक हमारे पास बेटा इसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। और उस कन्फर्मेशन टेस्ट का नेम आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, बताना आप भी मुझे कि क्या उस कन्फर्मेटरी टेस्ट का नेम है, ठीक है जी। वो होता है बेटा लेटर स्टेजिस पे, कि जब पता लगता है कि HIV वायरस है, तो कंफर्म करने के लिए कि क्या एड्स भी है, उसके लिए वो कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। आप पता नहीं देखो नहीं देखो, मेरी जो ड्यूटी है बताना, मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि हमारी वो लाइव वाली क्लास तो है नहीं कि आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, तो मैं ही लिख देती हूँ। दैट इज़ नोन एज वेस्टर्न ब्लोटिंग, दिस इज़ दी कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। भाई इसके लिए तो आप लोग मतलब
कहते हैं ना खुद ही एक्सपर्ट हो। क्या है ट्रांसमिशन के अंदर, क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड कैसे कैसे हो सकता है एड्स? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, है ना, नॉन स्टरलाइज्ड नीडल्स, रेजर्स, सिरिंजेस, है ना, यूज ऑफ नॉन स्टरलाइज्ड नीडल, रेजर और सिरिंजेस, और इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू दी न्यूबॉर्न, उसको हो सकता है ना। तो मतलब कि ट्रांसमिशन एचआईवी का किसके थ्रू है? थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के फ्लूइड जब भी कांटेक्ट में आएंगे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस लिस्ट को तो आप जितना मर्जी बड़ा करो, आप सबको पता ही है कैसे फैलता है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्स है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, या अनप्रोटेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब समझते हो? किसी का मतलब बिना स्क्रीनिंग किए ही वो ब्लड चढ़ा दिया जाए और पता चले वो किसी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड था, तो बीमारी हो जाएगी। मल्टीपल सेक्स पार्टनर से, अनस्टरलाइज्ड सिरिंजिस, नीडल, रेजर, ये सब कुछ यूज़ करने से, और जो कोई इन्फेक्टेड मदर है उससे उसके होने वाले बच्चे को भी हो सकता है ना। लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो ट्रांसमिशन के बहुत सारे मोड्स हैं बेटा, आप सबको पता है। उसके बाद मेन आ जाता है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या है? देयर आर सेवरल ड्रग्स। और वो ड्रग्स किस चीज़ पे काम करती हैं? वो ड्रग्स क्या है? वो हैं एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स। क्या बोलते हैं इनको? हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं। और उनका बेस क्या है? वो एक तरह के बेस एनालॉग्स है। बेस एनालॉग्स क्या काम करते हैं? आरएनए जो ट्रांसक्राइब हो रहा है ना होस्ट के अंदर जाके, वायरस का जो जीनोम था ना आरएनए, उसको वायरस के अंदर जाके ट्रांसक्राइब नहीं होने देंगे। बस इतना कर सकते हैं कि वायरस तो अंदर जा चुका है, बस उसको अंदर फैलने से बचा सकते हैं, और इसका और कोई क्योर नहीं है। तो उसके लिए वो ड्रग्स के नेम क्या क्या हैं बेटा? एक ड्रग तो है ज़िडोवुडिन, एजिथमिडिन, और एक है बेटा राइबोविरिन। ये ड्रग्स हैं बेटा जो एड्स पेशेंट को दी जाती हैं जस्ट टू प्रिवेंट देयर आरएनए फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कि आपको कुछ और इससे होने वाला है। और फर्दर प्रिवेंशन के लिए तो बेटा वी हैव दिस नैको। नैको का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है ये भाई? लोगों में, बच्चों में, हर एक मतलब इंडिविजुअल के अंदर ये क्या करने का काम कर रही है? इट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट एड्स, कि किन किन चीज़ों से हमें बचाव करना है। एड्स किसी को हो गया तो उस पेशेंट के साथ उसकी साइकोलॉजी को कैसे सेट करके रखना है, क्या चीज़ें उसके साथ करनी है, क्या नहीं करनी है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और किन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। वो चीज़ें जाननी, किन चीज़ों से हमें एड्स नहीं होता है, लाइक फिजिकल टच से नहीं होता है, माइल्ड किसिंग से नहीं होगा, शेक हैंड से नहीं होगा, सेम यूटेंसिल में खाने से नहीं होगा, साथ में खाना खाने से, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है वो आपको खाना बना के दे रहा है तो उससे आपको नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें, और किन चीज़ों से होता है उससे आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि एड्स क्या है? इट इज़ अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कैसे बच सकते हो? प्रोटेक्टेड सेक्स करो, मीन्स मेक यूज़ ऑफ दी कॉन्डोम्स। उसके अलावा किसी भी, अगर आप कहीं किसी सैलून में जा रहे हो, कहीं किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोई नीडल, रेजर, सर्जिकल ब्लेड आपके ऊपर यूज़ किया जा रहा है तो ध्यान दो कि वो बिल्कुल न्यू हो या वो स्टरलाइज्ड हो। उसके अलावा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकली कांटेक्ट में, मतलब उसके फ्लूइड्स के कांटेक्ट में नहीं आओ। कोई भी कट वूंड लग जाए तो उसमें किसी भी तरह का अनस्टरलाइज्ड कोई भी अपरेटस आप यूज़ नहीं करें। और कोई भी अगर मदर है इन्फेक्टेड है तो वो कोशिश करे कि अपनी प्रेगनेंसी को वो टाल दे, है ना। इस तरह के बहुत सारे जो
10th ऑनवर्ड्स 9th ऑनवर्ड्स आप पढ़ते आ रहे हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे किस में आ जाएंगे, प्रिवेंशन में। लेकिन प्रिवेंशन में एक नेम हमें ज़रूर लेना है कि सबसे ज़्यादा जोर किसने लगाया हुआ है, नैको ने, अलोंग विद सम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, 1 दिसंबर। कैसे सेलिब्रेट करते हो आप इसको, एड्स डे के नाम से। तो क्या करते हैं हम लोगों में, एड्स फैलाते हैं इस दिन, एड्स नहीं फैलाते। 1 दिसंबर को जगह जगह पे कैंपिंग होती है, इतने सारे कैंपेन्स चलते हैं, नैको की तरफ से भी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, फॉर दी एड्स, अगेंस्ट दी एड्स कहूँगी, नॉट फॉर दी एड्स, ठीक है। तो बाकी तो आप लोग खुद जाने हो, जो जो चीज़ें हम लोगों को इम्पॉर्टेंट थी, जो आज तक नहीं पता थी, मैंने उन चीज़ों को बहुत स्ट्रेस के साथ आप लोगों को समझा दिया है। बाकी जो हमें हमें ट्रीटमेंट नहीं पता था वो बता दिया, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, हम पूरी की पूरी इस पर थीसिस लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन के क्या मेथड्स हैं हम थीसिस लिख सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, तो वो चीज़ों हमने आज मेन एम्फेसिस के साथ पढ़ी हैं। तो उन चीज़ों को बड़े खास ध्यान से पढ़ना है बेटा, एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें मिस आउट आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग टेकअप करेंगे कैंसर को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।